हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के बाद आपका जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो टर्म वन आता है सीबीएसई में, उसमें पहली बुक के सारे चैप्टर जो मैंने करा दिए हैं वो तो आएंगे, और सेकंड बुक से ये दो चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो इसको करने के बाद आपका सिलेबस फर्स्ट टर्म का ख़त्म हो जाएगा। और अभी तो आज जून ही चल रहा है और मैंने आपका ये सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया है। ऐसे ही मैं आपके सारे सब्जेक्ट जल्दी जल्दी ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कि भारतीय राजनीति में वह काल था जब पूरे देश में एक ही पार्टी का डोमिनेंस था, कांग्रेस पार्टी। चाहे वो केंद्र के लोकसभा के चुनाव हो या फिर राज्यों में विधानसभा के चुनाव, हर जगह हमको कांग्रेस पार्टी ही नज़र आया करती थी। उस समय की बातें इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। इसमें आपको सारी PDF नोट्स जो हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, और आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाके आपको एकलव्य स्टडी पॉइंट सर्च करना है और आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को, समझते हैं कि एक टॉपिक को अच्छे तरीके से। देखिए, भारत देश कठिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ। थोड़ा सा ना चैप्टर वन का रिवाइज कर लेते हैं बस 2-3 मिनट के अंदर। यानी कि भारत देश कठिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। उस समय क्या हुआ था, हमें आज़ादी मिल गई थी लेकिन हमारे देश का विभाजन हो गया था, देश के दो टुकड़े हो गए थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ऐसे में हमारे जो नेता थे उनके सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। अब उनको अपने देश को बनाना था वापिस से, मतलब सही तरीके से देश को चलाना था, क्योंकि अंग्रेज अब जा चुके थे। अब ऐसे में हमारे नेताओं ने ये डिसाइड करा था कि उनको लोकतांत्रिक सरकार चलानी है, यानी कि देश में लोकतंत्र को स्थापित करके रखना है। ठीक है, ये डिसाइड था पहले से। अब थोड़ा सा संविधान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आया तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की। तो हमारा संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उसके सभी सदस्यों ने जो उस दिन उपस्थित थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद ये लागू कब हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो 1 मार्क्स का आएगा, वरना कोई क्वेश्चन यहाँ से आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में हुआ था। ये बिल्कुल याद करना है, पेपर में आता है। ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन बने थे, ये पूछा जा सकता है। तो ये सुकुमार सेन थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, देखिए ये उस काल की बात है जब देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद हुआ था उस समय में आपको पता है कांग्रेस की स्थिति देश में क्या थी। ठीक है, कांग्रेस एक मजबूत पार्टी थी, पूरे देश में उसका शासन हुआ करता था। तो इसमें यही सब पढ़ेंगे, लेकिन हम ये पढ़ लेते हैं कि जो पहला चुनाव कराया गया था, यानी देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ। अब यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, सब जानते हैं। और हमारे पहले चुनाव जो थे वो 1951 और 52 में हुए थे। इसको मेनली 1952 का चुनाव ही कहा जाता है। ठीक है, इसमें लोकसभा विधानसभा के चुनाव थे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि नेहरू जी जो थे वो प्रधानमंत्री बन गए थे 1947 में, देश की आज़ादी के बाद। तो देश की आज़ादी 1947 में मिल चुकी है और प्राइम मिनिस्टर भी बना दिए गए हैं, लेकिन चुनाव तो बाद में हो रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कैसे हुआ, बिना चुनाव के कोई प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया। यानी कि 47 में देश आज़ाद हो रहा है और इतने सालों के बाद चुनाव हो रहा है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो थे ये सहमति से बना लिए गए थे और इस सरकार को कहा गया था अंतरिम सरकार। ठीक है, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, इतनी जल्दी चुनाव आयोग को बना लेना, चुनाव करा देना, चुनाव का रिजल्ट आ जाना, फिर लोकतांत्रिक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बन जाना, वो थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं था, इसलिए इतना समय लग गया था। ये आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं आगे की चीज़ों को। तो देखिए, जब पहले चुनाव कराने का समय आया तो प्रथम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, उसके सामने कौन सी चुनौतियां थी। तो देश में बहुत सारी समस्याएं थी जो कि जिसका सामना किया था इलेक्शन कमीशन ने, यानी कि चुनाव आयोग ने। तो सबसे पहले क्या था, एक चुनौती तो ये थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था।
ठीक है। इलेक्शन कमीशन को देश में पहली बार चुनाव करवा रहा था और उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था, ये उसके लिए एक चुनौती थी। सेकंड क्या है कि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे कि भारत देश है, ठीक है, सॉरी ज़्यादा अच्छा मैप नहीं बन पा रहा है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कोई नहीं, आप देखिए, मान लीजिए भारत देश है, अब यहाँ पे पूरे देश में चुनाव कराने हैं, ठीक है। अब चुनाव कराने हैं तो ऐसे में क्या होगा, सीमांकन करना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में पूरे देश को बांटना पड़ेगा। अब पूरे देश को जब बांट रहे हैं तो इसको बोलते हैं सीमांकन, यानी कि चुनाव आयोग को पूरे देश का सीमांकन करना था और उनको लोकसभा सीटों के रूप में बांटना था, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, हमारी ये सीट है, उनकी वो सीट है, तो वो सीट जो होती है वो सीमांकन किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। आसान आपको लग रहा होगा लेकिन इतना आसान था नहीं इलेक्शन कमीशन के लिए। फिर क्या था, मतदाता सूची बनानी थी। अब मतदाता सूची बनाने का क्या मतलब है कि जो जो व्यक्ति आज के समय में वोट देने की उम्र जो है वो 18 साल है, पर उस समय में वोट देने की उम्र जो थी वो 21 वर्ष थी, यानी कि उस समय में जो महिला या जो पुरुष 21 साल के हो चुके हैं उनके लिए मतदाता सूची बनानी थी, यानी कि वोटर लिस्ट बनानी थी, ठीक है। उसके बाद फिर उनका वोटर आईडी कार्ड बनता है जिसके जरिए वो अपना वोट करते हैं, ठीक है। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को ट्रेनिंग देना भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके सामने एक चुनौती थी कि देश में इतने बड़े लेवल पे चुनाव कराए जाएंगे, ऐसे में जो चुनाव कराने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो चुनाव कर्मी हैं, उनको ट्रेनिंग देनी थी, ठीक है। ये भी एक चुनौती थी। और क्या चुनौती थी कि साक्षरता जो थी भारत में वो बहुत कम थी। इसके कारण मतदाता के लिए, यानी जिससे कि मतदाता जो वोट देने आए वो आसानी से वोट दे सके, उसके लिए विशेष पद्धति के बारे में सोचना भी किसका काम था, चुनाव आयोग का काम था। तो देखिए, जब पहली बार चुनाव कराने जा रहा था चुनाव आयोग, तो उसके सामने ये चुनौतियां थी। ये पेपर में आता है, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। प्रथम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के सामने निम्न समस्याएं आई, यानी कि आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि बताइए पहले चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के सामने कौन सी समस्या आई थी, कौन सी मुख्य समस्याएं थी। तो देखिए, सबसे पहली समस्या ये थी कि मतदाता सूची को तैयार करना था, और मतदाता सूची इन्होंने बना ली थी, यानी कि वोटर्स की लिस्ट बना ली थी, और उसका जो प्रारूप था, उसका जो फॉर्मेट था, उसमें कहीं ना कहीं गलतियां थी, ठीक है। अब गलतियां सामने आ गई तो ये भी एक समस्या थी। उसमें क्या था, 40 लाख महिला जो थी उनके नाम जो थे वो दर्ज नहीं हो पाए थे, और कुछ के नाम जो दर्ज हुए थे वो गलत हो गए थे, ठीक है। नाम दर्ज नहीं हो पाए बल्कि उल्टे सीधे नाम लिख दिए गए, जैसे अला की बीवी, फला की बेटी, इस तरीके से। इसका मतलब पता है क्या है, जैसे गांव उस समय में ना गांव वगैरह होते थे, गांव में लोग अपने पति वगैरह का, जो महिलाएं होती है, नाम लेती नहीं थी ज़्यादा, समझ रहे हो। तो जैसे कहते हैं ना, उसकी बीवी, फला की बीवी, फला की बेटी, इस तरीके से चलता था। तो उन्होंने जो वोटर लिस्ट बनाई थी उसमें भी फला की बीवी, फला की बेटी लिख दिया। तो ऐसे थोड़ी इलेक्शन कमीशन मानने वाला है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने इसको मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दोबारा से जाओ, वोटर लिस्ट बनाओ और इनके नाम लिख कर लाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ऐसे में दोबारा से वोटर लिस्ट बनाना बहुत बड़ा काम था, क्योंकि आज की तरह कंप्यूटर नहीं होता था, रजिस्टरों में हाथ से लिखे जाते थे। पूरा रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड बनाना बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। आगे देखते हैं। मात्र 15% मतदाता जो थे वो साक्षर थे, केवल इतने ही मतदाता पढ़े लिखे थे, पढ़ लिख सकते थे। मतलब साक्षर का मतलब जो अक्षरों को जान ले, पढ़ ले, थोड़े बहुत साइन वगैरह कर ले, इतने ही लोग जानते थे। 3 लाख से ज्यादा चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देना, ये भी समस्या आ रही थी कि इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग देनी है, फिर वो लोग आगे जाके मतदान करवाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं आ गई थी पहले चुनाव के दौरान। अब देखो, प्रथम चुनाव को लेकर शंकाएं। अब भारत देश में चुनाव हो रहे हैं तो विदेशों में बैठे हुए जो एक्सपर्ट हैं वो चुप कैसे रह सकते हैं। उनको हमारे चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा शंकाएं हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो भारत में ये चुनाव फेल हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने अपने अपने अनुसार हमारे चुनाव को लेकर अपने विचार दिए हैं। जरा देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है, उसको भी समझेंगे। एक हिंदुस्तानी संपादक था, उसने ये कहा था कि इतिहास का ये सबसे बड़ा जुआ है, यानी कि जो इलेक्शन कराया जा रहा है ना, उसने इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कह दिया। अब सोचो कि लोगों के मन में कैसे कैसे शंकाएं थी पहले चुनाव को लेकर। अब देखो, इसके बाद ऑर्गेनाइजर नेम की एक मैगजीन थी,
इस मैगजीन ने क्या लिखा था वो समझिए। इन्होंने लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो अपने जीवित रहते यानी अपना जिंदा रहते देख लेंगे और फिर पछताएंगे कि भारत में जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है वो किस प्रकार से फेल हो गया, किस प्रकार से असफल रह गया। ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि उसने तो ये मान ही लिया था कि भारत में चुनाव तो हो ही नहीं सकता, चुनाव तो पॉसिबल होगा ही नहीं, ये जो चुनाव करवा रहे हैं वो फेल हो जाएगा और नेहरू इसको देखेंगे, पछताएंगे, ये सब इतनी ज्यादा लोगों ने आशंकाएं रखी। अगला पॉइंट देखो, इंडियन सिविल सर्विस का एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसने तो दावा कर दिया। क्या दावा करा? उसने बोला आने वाले वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर में विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की ये बेहूदी नौटंकी देखेगा। अब आप सोचो कि मतलब कितना ज्यादा नेगेटिव बोला जा रहा है हमारे देश में इलेक्शन को लेकर। उनको लग रहा था कि इलेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा, कामयाब ही नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा कहा गया। तो क्या सच में भारत में इलेक्शन कामयाब नहीं हुए? तो चलिए इसको आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए, प्रथम चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा, यानी कि उसको पोस्टपोन करना पड़ गया। ठीक है, जो उसकी डेट आई उस डेट से आगे बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं हो पा रही थी। फिर 1901 और एक चीज याद रखना, हाँ, आज के समय में ईवीएम से वोट होता है, उस समय में ईवीएम मशीन भी नहीं थी कि आप जाओ बटन दबाओ और आ जाओ, नहीं। उस टाइम पे वो थप्पा वगैरह लगाया जाता था, पेटी, मतदान पेटी में अपना जो पर्चा होता था उसको डाल के आया जाता था, उस बहुत लंबा प्रोसेस होता था। ठीक है, तो 2 बार चुनाव जो थे स्थगित कराने पड़ गए। 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी के बीच में जो थे पहले चुनाव हुए थे, यानी 1951 से शुरू होकर 52 तक चुनाव होते रहे, इसीलिए इसको 1952 का चुनाव कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि खत्म जो है 52 में हुए थे, रिजल्ट जो है वो भी 52 में आया था। नेक्स्ट है चुनाव और चुनाव परिणाम। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, चुनाव है। ठीक है, चुनाव और परिणाम आने में 6 महीने का समय लग गया, यानी कि इलेक्शन होने में और इलेक्शन का रिजल्ट आने में 6 मंथ का टाइम लग चुका था। चुनाव परिणाम के बाद सबने इसे निष्पक्ष चुनाव बताया, यानी कि सबने कहा कि चुनाव जो था बहुत अच्छा हुआ है, निष्पक्ष हुआ है, कोई समस्या कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब देखिए, प्रथम 3 चुनाव जो हुए थे उसमें थोड़ा अगर आप रिजल्ट देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि उस समय में क्या चल रहा था। तो जो पहला चुनाव था जो कि 1952 में हुआ था, दूसरा चुनाव देखो, पहला चुनाव 1952 में हुआ, दूसरा चुनाव 1957 में हुआ और तीसरा चुनाव जो था वो 1962 में हुआ था। ठीक है, ये देखिए, ये 3 चुनाव। पहले चुनाव में लोकसभा की 489 सीटें थी, उस पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से 364 सीटें जो थी वो कांग्रेस जीत गई थी। सेकंड जो थी 494 सीटों पे हुआ था, जिसमें 371 कांग्रेस जीत गई, और तीसरा 494 सीटों में हुआ जिसमें 361 कांग्रेस जीत गई। अब देखो, पहले नंबर पे जो पार्टी है कांग्रेस, उसने 364 जीती। सेकंड नंबर पे जो पार्टी है यहाँ पे, इसने केवल 37 सीटें जीती। कहाँ 364 सीटें और कहाँ पे 37 सीट, कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो आप समझोगे ना कि इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है, एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर। वो इसलिए क्योंकि इस समय में कांग्रेस का इतना भयंकर परिणाम होता था चुनाव का, जितना कोई दूर दूर तक इसके कोई भटक नहीं सकता था। अगर ये सारी पार्टियां आपस में मिल भी जाती ना तो भी कांग्रेस बहुत आगे थी इनसे। तो ये चल रहा था हाल। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अब एक बार आप स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे क्लियर सब कुछ लिखा हुआ है। देखो, पहला चुनाव 1952 में हुआ, कांग्रेस ने 364 सीटें जीती। दूसरा 1957, वो जो मैंने आपको बताया था वही बातें लिखी हुई है। ठीक है, तो देखिए, जो पहला लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी और 16 सीट जीतकर सीपीआई सेकंड नंबर पे थी। अब ये सीपीआई क्या है? सीपीआई जो है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगर मैं इसे आपको यहाँ पे हिंदी में लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कौन से नंबर पे थी? वो सेकंड नंबर पे रही है। ठीक है, लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए गए थे, उसमें भी अगर देखें तो कांग्रेस का ही परचम लहराया था। केरल, उड़ीसा और मद्रास के अलावा हर जगह कांग्रेस विधानसभा के चुनाव भी जीत गई थी। लोकसभा और विधानसभा में क्या फर्क होता है? लोकसभा के चुनाव जो जीतता है जो पार्टी, वो केंद्र में सरकार बनाती है। जैसे इस अभी आज के समय में देखो तो इलेक्शन चल रहे हैं, वो लोकसभा के इलेक्शन है। ठीक है, अगर जो लोकसभा की सीटें जीतते हैं, जो सरकार बनाते हैं, उनका ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं वो राज्यों के होते हैं, जैसे यूपी, बिहार,
ठीक है, जो भी हमारे राज्य हैं उनमें जो चुनाव, और इसको जो जीतता है वो उस राज्य में अपना सीएम बनाता है, उस राज्य में सरकार चलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं। प्रथम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व का कारण, इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही पूछा जाएगा, यही पूछा भी जाता है कि जो पहले 3 चुनाव जो थे, ठीक है, 1952, 57 और 62 का, इन तीनों चुनाव में कांग्रेस जो थी वो बहुत अच्छे वोटों से जीती थी, बहुत भारी भरकम उसको बहुमत मिला था। तो उसके क्या कारण थे? देखिए, ये सारे उसके कारण थे, यानी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो थी और सबसे पुरानी पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी, इसीलिए लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। सबसे मजबूत संगठन जो था वो किसका था? कांग्रेस का था। ठीक है, सबसे लोकप्रिय जो नेता थे वो भी कांग्रेस में ही शामिल थे, जैसे कि नेहरू हो गए, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, या जो भी अच्छे अच्छे नेता थे उस समय में सारे कांग्रेस के ही थे। फिर क्या है कि आज़ादी की विरासत भी इसको हासिल थी, क्योंकि ये जो पार्टी है ये देश के आज़ाद होने से पहले की बनी हुई पार्टी है, यानी पुरानी पार्टी है। ठीक है, और सभी वर्गों का इसको समर्थन मिला हुआ था, यानी इसको कांग्रेस को गरीब भी वोट देते थे, अमीर भी वोट देते थे, किसान, मजदूर, ठीक है, हर तरह के वर्ग जो थे वो सभी इसको वोट देते थे। नेहरू जैसे करिश्माई नेता जो थे वो भी इसमें शामिल थे, और सबको साथ लेकर चलने की कांग्रेस का जो नेचर था, प्रकृति थी, इसके कारण कांग्रेस जो थी वो प्रथम तीन आम चुनाव है उसमें ये जीती थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखो, कम्युनिस्ट पार्टी ने तो कमाल कर दिया 1957 के चुनाव में। इसने क्या करा? इसने केरल में अपनी सरकार बना ली, यानी किसी राज्य में अपनी सरकार बना ली। तो ऐसे में कांग्रेस, सोचो, कांग्रेस का हर जगह बहुमत होता था लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाया। कांग्रेस ने क्या करा? इनकी सरकार को ही बर्खास्त कर दिया। तो चलिए समझते हैं। देखिए, 1957 में कांग्रेस पार्टी को केरल में हार मिली। ठीक है, मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें इसको मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी को 126 में से 60 सीटें मिल गई थी। ठीक है, टोटल यहाँ पे 126 सीटें थी, इसमें से 60 जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी अकेले ले आई थी, और बाद में 5 सदस्यों का, 5 जो इंडिपेंडेंट है यानी कि जो निर्दलीय थे, ठीक है, स्वतंत्र उम्मीदवार थे 5, उन्होंने इनको समर्थन कर दिया। तो इनकी 60 + 5 65 सीटें हो गई, और इन्होंने क्या करा? यहाँ पे अपनी सरकार बना ली। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट के जो विधायक दल के नेता थे EMS नंबूरीपाद, इनको सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया में पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी सरकार में आई, वो भी लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए, क्योंकि जिस जगह पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है ना दुनिया में, चाहे वो रसिया हो चाहे वो चाइना हो, आप देख लोगे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या हाल कर रखा है वहाँ पे। उन देशों में कभी भी ये लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर सत्ता में आए थे। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। ठीक है, अब कांग्रेस ने देखा कि भाई पूरे देश में सरकार तो इनकी है पर केरल इनके हाथ से निकल गया, तो भाई कांग्रेस से ये चीज़ बर्दाश्त हुई नहीं। तो कांग्रेस ने क्या करा? इनकी जो सरकार थी उसको 1959 में, ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत इनकी सरकार को वहां से बर्खास्त कर दिया। ऐसे में ये फैसला जो था बहुत विवादित था, क्योंकि सबने इसका बहुत विरोध करा था, क्योंकि ये कांग्रेस के जो बुरे फैसले हैं उसमें से ये आता है कि किसी राज्य में अगर तुम्हारी सरकार नहीं है तो सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, ये गलत था। और ये जो संविधान में जो आपातकालीन शक्तियां मिली हैं उसका दुरुपयोग किया गया था, और जो कि बहुत गलत माना गया था। सबने इसका विरोध करा था। ठीक है, विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो ये हमारा एक टॉपिक हो जाता है यहाँ पे खत्म। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, इसमें क्या है? ये जो आपको 2 बैलों की जोड़ी दिखाई दे रहा है, ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। आज के समय में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो है वो है हाथ, लेकिन उस समय में हाथ ना होकर 2 बैलों की जोड़ी जो था वो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होता था। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व था उसका प्रकृति क्या थी, उसका नेचर क्या था। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। देखिए, भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। याद रखिए, आप ये मत सोचिए कि भारत में ही ऐसा हाल है कि जहां पे एक पार्टी का प्रभुत्व है। दुनिया में बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है। तो दुनिया के कई देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन जो बाकी देशों में जो एक पार्टी का शासन था और भारत में जो एक पार्टी का शासन था, दोनों में अंतर है। ठीक है, बाकी मुल्कों में एक पार्टी का जो प्रभुत्व था वो भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व से बिल्कुल अलग है। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसको समझेंगे। बाकी मुल्कों में जो एक पार्टी का जो प्रभुत्व होता था वो लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ था, यानी कि कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पे तो सीधा सीधा ये बोल दिया था कि यहाँ पे बस एक ही पार्टी शासन कर सकती है, उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी शासन कर ही नहीं सकती। लेकिन भारत में ऐसा है नहीं,
भारत में तो बहुत सारी पार्टियां हैं और सबको शासन करने का पूरा अधिकार है, आओ चुनाव लड़ो, जीतो और अपनी सरकार बनाओ। तो भारत में ऐसा है, तो इसलिए भारत का जो एक पार्टी का प्रभुत्व है और दुनिया के दूसरे देशों का जो एक पार्टी का प्रभुत्व है, उन दोनों में डिफरेंस है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। कुछ देश मसलन चीन, क्यूबा और सीरिया, यहाँ के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश में शासन करने की अनुमति दी गई है, ठीक है। जैसे आप चाइना में देखोगे तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है वहाँ पे केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही शासन कर सकती है। ऐसे ही क्यूबा और सीरिया के अंदर देखें तो यहाँ पे भी एक ही पार्टी को अधिकार मिला हुआ है। भारत में ऐसा थोड़ी है, इसीलिए भारत का जो प्रभुत्व है वो अलग है। आगे देखो, म्यांमार हो गया, बेलारूस हो गया, इरिट्रिया हो गया, यहाँ पे भी एक पार्टी का प्रभुत्व जो है वो कानूनी और सैन्य उपाय के चलते कायम हो पाया है। कुछ साल पहले तक मैक्सिको हो गया, साउथ कोरिया हो गया और ताइवान हो गया, यहाँ पे भी एक पार्टी का ही प्रभुत्व वाले ये देश होते थे। भारत में जो एक पार्टी का प्रभुत्व है वो इनसे बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पे एक पार्टी का जो प्रभुत्व है वो लोकतांत्रिक स्थिति में कायम हुआ है। कहने का मतलब देखो, भारत में भारत के जो लोग हैं वो जिस पार्टी को पसंद करते हैं, जिसको वोट करते हैं, जिसको जिताते हैं, वो सत्ता में आता है। अब लोगों को उस समय में कांग्रेस पसंद थी, इसलिए कांग्रेस को लोग वोट ज़्यादा देते थे, कांग्रेस ज़्यादा वोट पाती थी तो वो सरकार में आती थी। आज के समय में देखें हम तो आज के समय में लोग एनडीए और बीजेपी को ज़्यादा वोट देते हैं, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो सत्ता में आती है। हो सकता है कल को कोई दूसरी तीसरी पार्टी आ जाए, उसको लोग वोट देने लग जाएं। तो भारत का बिल्कुल डिफरेंट है इनसे, ठीक है। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की, भारत की बात कर रहे हैं, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी जीती और चुनाव जीतती गई और फिर भारत में सत्ता में आई, ठीक है। तो ये फर्क है। आगे देखो, कांग्रेस एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन यहां से आएगा, पूछा जाता है। तो देखिए, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, ये एक संगठन था। बाद में इसने एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया था, ठीक है। कैसे हुआ समझते हैं। कांग्रेस बनी थी 1885 में, यानी कि बहुत पुरानी पार्टी है। किसने बनाई थी? एक अंग्रेज व्यक्ति था, A.O. ह्यूम, इसने बनाई थी। और शुरू शुरू में ये जो नव शिक्षित लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, जो व्यापारिक वर्ग है, उनके हित समूह के लिए काम करता था। ये एक संगठन था, ये राजनीतिक पार्टी नहीं थी। लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप लिया, यानी कांग्रेस ने आंदोलन में जुड़ना शामिल किया, ठीक है, जन आंदोलन का रूप ले लिया। अब इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया। अब ये पूरी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ, क्योंकि जो बड़े नेता थे भारत के वो सब इसी पार्टी के थे। शुरू शुरू में कांग्रेस में अंग्रेजी दाज, जो अंग्रेजी पढ़ने वाले थे, अगड़ी जाति, ऊंची जाति के, उचले मध्य वर्ग और शहरी लोग ज़्यादा शामिल थे, इन्हीं का बोलबाला था। यानी जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे, ठीक है, लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, इस शहरी लोग हैं, ये थे। लेकिन कांग्रेस ने जब सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन में ये शामिल हुई तो इसके चलते इसका सामाजिक आधार जो था बढ़ गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो ग्रामीण लोग थे, गांव के लोग थे, किसान लोग थे, ऐसे लोग भी कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इस तरीके से कांग्रेस का दायरा जो था शुरू में बहुत छोटा था, कुछ लोगों का संगठन था, फिर आंदोलन के रूप में बड़ा होने लगा, लोग इसमें शामिल होने लगे। फिर भी इसमें कुछ लिमिटेड लोग थे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन जैसे ही वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में आती है तो इसका दायरा जो था वो बहुत बड़ा हो जाता है और देश भर में हजारों लाखों लोग जो थे वो कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। आगे देखते हैं। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के समूहों को एक साथ जोड़ा। अब यहां पे समझिए, दो विरोधी जो हैं एक दूसरे के, जैसे मान लो दक्षिणपंथी और वामपंथी, दोनों एक दूसरे का बहुत विरोधी होते हैं। आप देखते ही होंगे, जो दक्षिणपंथी होते हैं वो वामपंथियों को पसंद नहीं करते, जो वामपंथी होते हैं वो दक्षिणपंथियों को पसंद नहीं करते। पूंजीवादी और समाजवादी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पूंजीवादी लोग जो है वो समाजवादियों को पसंद नहीं करते, समाजवादी पूंजीवादी को पसंद नहीं करते, होता है ना। ऐसे ही कांग्रेस में अलग अलग जो विरोधी समूह थे उन सबको इसने एक साथ जोड़ लिया। कांग्रेस में देखो, किसान भी है और उद्योगपति भी है, एक दूसरे का अपोजिट, शहरों के लोग भी हैं और गांव के लोग भी हैं, मालिक भी है और नौकर भी है, ठीक है, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, सभी जातियों के लोग भी हैं इसमें। ऊंची जाति और नीची जाति जो इस तरीके से समाज में बटा हुआ था, सभी जाति के लोग थे इसमें। धीरे धीरे कांग्रेस का जो नेतृत्व वर्ग है वो बड़ा हुआ
और इसका नेतृत्व जो था कहीं ना कहीं उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सभी तरह के लोग इसमें जुड़ गए। इसमें खेती किसानी वाले लोग और गांव वगैरह के लोग भी जो थे इसमें जुड़ने लगे थे। तो इस तरीके से कांग्रेस जो है वो बहुत तेजी से एक बड़ा संगठन बन रही थी। और आज़ादी के समय में कांग्रेस एक सतरंगे सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुका था। सतरंगा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग इसमें थे। ठीक है, यहाँ पे अलग वर्ग, जाति, धर्म, भाषा और हर तरह के लोग इसमें शामिल हो गए थे। तो आप समझिए कि कांग्रेस को हम सतरंगा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सभी तरह के लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे देखिए। कई बार ये हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक सार नहीं किया और अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति समूह के रूप में भी कांग्रेस के भीतर बने रहे। इसका मतलब समझिए क्या होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कांग्रेस के भीतर शामिल तो हैं पर उसके विचारधारा कांग्रेस से नहीं मिलती, उसकी विचारधारा कुछ अलग है, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के अंदर शामिल रहे। ठीक है, कांग्रेस के अंदर शामिल रहे, भीतर ही बने रहे, उनकी विचारधारा बेशक से अलग थी। इस अर्थ में हम ये कह सकते हैं कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी जो अलग अलग विचार के लोगों को एक साथ लेकर चल रही थी। कांग्रेस के अंदर क्रांतिकारी भी थे और शांतिवादी भी थे, कंजर्वेटिव और रेडिकल दोनों तरह के लोग थे इसमें, गर्मपंथी, नरमपंथी, एक ठीक है, दक्षिणपंथी, वामपंथी, हर तरह के लोग जो थे इसमें शामिल थे। कांग्रेस एक ऐसा मंच की तरह थी जिसमें अनेक समूह, ठीक है, अलग अलग तरह के समूह, अलग अलग तरह के राजनीतिक दल एक साथ आ जुड़ते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में बहुत सारे संगठन जो थे, बहुत सारी पार्टियां जो थी वो उनको कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। अब यहाँ पे एक लाइन समझिए, शुरू शुरू में क्या होता था कि मान लीजिए कोई समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति है, उसको भाई कांग्रेस नहीं पसंद है, लेकिन ऑप्शन नहीं था, वो कांग्रेस में शामिल हो जाता था पर अपनी विचारधारा रखता था। तो ऐसे में कांग्रेस में परमिशन थी कि बेशक से तुम अलग विचारधारा के हो या तुम अलग राजनीतिक पार्टी के भी हो तो भी तुम कांग्रेस के सदस्य रह सकते हो, कांग्रेस में शामिल हो सकते हो। शुरू में ये था, इसीलिए हम इसको एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, बाद में ये सिस्टम खत्म हो गया था, लेकिन याद रखना शुरू में ऐसा था, बाद में नहीं था। अब बात करते हैं गुटों में तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस जो थी वो सभी को अपने संगठन में शामिल कर लेती थी, चाहे कोई भी हो, किसान, मजदूर, अमीर, गरीब, उद्योगपति, वामपंथी, दक्षिणपंथी, गर्मपंथी, नरमपंथी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, किसी भी विचारधारा का हो, सबको शामिल कर लेती थी। इसकी वजह से विपक्ष जो था वो कठिनाई में पड़ गया। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस में सभी शामिल है तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचता था। विपक्ष कोई बात कहता था तो कांग्रेस उसको उस बात को कांग्रेस में जगह मिल जाती थी। इससे पार्टी में विवाद भी होते थे और इसमें सहनशीलता भी बनी रहती थी। कभी कभी पार्टी में विवाद भी हो जाते थे, क्योंकि जब अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ एक पार्टी में रहेंगे तो भाई खटपट तो बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में सहनशीलता थी, आपस में बन भी जाती थी। अगर कोई पार्टी सत्ता में हिस्सा पाने से नाखुश होता तो भी वो पार्टी में बना रहती थी। ठीक है, कोई समस्या नहीं थी। तो इसलिए कांग्रेस का जो स्वभाव था वो बहुत ही सहनशील था शुरू शुरू में। अब बात करेंगे विपक्षी पार्टियों का उद्भव। भारत में विपक्षी पार्टियां तो थी लेकिन उन्हें कांग्रेस जैसा बहुमत नहीं मिलता था। आपने देखा ना, कहाँ कांग्रेस 364 सीटें जीत रही है, कहाँ पे विपक्ष को 5 सीट, 2 सीट, 4 सीट, 10 सीट, 16 सीट ऐसे मिल रही है, तो कहाँ उसके बराबर तो दूर दूर तक नहीं है। यानी कि भारत में विपक्षी पार्टी थी लेकिन उनको कांग्रेस की जितनी सीटें नहीं मिलती थी। इनमें से कई पार्टी 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले भी बन चुकी थी। यानी 1952 के जो चुनाव हुए थे उससे पहले भी बहुत सारी पार्टियां बन चुकी थी, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। इनमें से कुछ 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया कईयों ने। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेस पार्टियों की जड़ें जो है 1950 के दशक की किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में, विपक्षी में आपको दिख सकती है, क्योंकि विपक्षी पार्टी है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो गई है, सब अलग विचारधारा की है, तो कहीं ना कहीं दिख जाएगी आपको किसी ना किसी विपक्षी पार्टी में वो विचारधारा। ठीक है, 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिला था। 1 सीट, 2 सीट, 4 सीट कुछ भी नहीं था, जो भी मिल रहा था वो किसको मिल रहा था? कांग्रेस को। ठीक है, आगे देखो। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की जो नीति थी, पॉलिसी थी और जो व्यवहार थी उसकी आलोचना करी, क्योंकि जो विपक्षी दल होता है उसका काम होता है, जो सत्ता दल है उसकी बुराई करना, उसकी कमियां निकालना। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर जो था शक्ति संतुलन बदलता रहा। ठीक है, इन दलों ने क्या करा? लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा। कहने का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्ष की भूमिका जो थी वो विपक्ष की पार्टियां निभाती थी, कुछ कांग्रेस में रहकर ही विपक्ष की भूमिका निभा देती थी, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन जो था बना रहता था। ठीक है,
और इन दलों ने ऐसा नेता तैयार किया जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच में पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या होता था शुरू शुरू में, बेशक से अलग अलग पार्टी के, आज के टाइम पे आप देखते हो कि एक पार्टी का व्यक्ति दूसरे पार्टी के व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करता, गालियां तक बक देते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं होता था। बेशक से कोई कांग्रेस का हो, वो विपक्षी दल का नेता हो, उनके बीच में एक सम्मान रहता था, ठीक है। एक दूसरे से बातें करते थे, शामिल करते थे और सम्मान होता था। आज की तरह नहीं था। आज़ादी के बाद अंतरिम सरकार जो बनी थी उसने भी देश में शासन जो संभाला था, उसके मंत्रिमंडल में अंबेडकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये दोनों नेता शामिल थे, ठीक है। जो दोनों ही कांग्रेस के अपोजिट हैं, ये भी कांग्रेस को नहीं पसंद करते, ये भी कांग्रेस को नहीं पसंद करते, लेकिन फिर भी उसमें शामिल थे। नेहरू ने जो थे वो अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। यानी नेहरू जी क्या दिखाते थे कि वो सोशलिस्ट पार्टी से बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें सोशलिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा जो है बहुत पसंद है। उन्होंने जेपी नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को भी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था। समझ रहे हो कि कांग्रेस और उसकी विपक्षी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, उनको भी न्योता दे रही, आओ हमारी सरकार में शामिल हो जाओ। समझ रहे हो, ये माहौल था। ऐसा नहीं था कि तू विपक्षी है तो उसको गालियां बकेंगे, उसको शामिल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था। बिल्कुल डिफरेंट माहौल था। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी, जो हमारा राजनीतिक कॉम्पिटिटर होता है, उससे इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव कहीं ना कहीं दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। लेकिन ठीक है, ये जो एक रिश्ता होता था विपक्षी और सत्ता दल के बीच में, ये उस समय में काफी अच्छा था। लेकिन धीरे 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 ये जो रिश्ता था वो कम होता गया, यानी कि रिश्ते में कटुता आती गई, ठीक है। एक कड़वापना आने लगा था धीरे धीरे समय के साथ साथ। आगे देखते हैं। अब देखो, बात करते हैं भारत के राजनीतिक दल। भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं कि स्क्रीन में अगर मैं धर दूं तो स्क्रीन खत्म हो जाएगी, पर पार्टियां खत्म नहीं होंगी। लेकिन मैं कुछ मेन पार्टियों को लेके चलता हूं। आज के समय में बीजेपी, कांग्रेस, इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जनसंघ, ये 2-4 पार्टियों को लेके चलेंगे क्योंकि सिलेबस में यही दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी की। 1934 में बनी थी और कांग्रेस के भीतर के ही नेता थे, युवा नेता, उन्होंने इसको बनाया था। 1948 में कांग्रेस ने अपनी पार्टी के संविधान में बदलाव करा और दोहरी सदस्यता खत्म कर दी। यस, यहाँ देखिए, हमने क्या पढ़ा था शुरू में, हमने ये पढ़ा था कि कांग्रेस के भीतर रहकर भी दूसरी पार्टी का लोग रह सकते हैं, मतलब दोहरी सदस्यता वाला सिस्टम था। एक व्यक्ति कांग्रेस का भी सदस्य हो सकता है, एक व्यक्ति दूसरी पार्टी का भी सदस्य हो सकता है। लेकिन 1948 से कांग्रेस ने इसे खत्म कर दिया। कांग्रेस ने कहा अगर तुम्हें हमारी पार्टी में शामिल होना है तो हमारा ही सदस्य बनकर रहना पड़ेगा, दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी है तो यहाँ से निकलो, ठीक है, यहाँ से निकल के ही दूसरी पार्टी ज्वाइन करो, कांग्रेस के भीतर रह के तुम दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते। ऐसा 1948 में हुआ था। जब 1948 में ऐसा हुआ था, ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा था। इसलिए समाजवादियों ने 1948 में, 1948 में सोशलिस्ट पार्टी जो था उसका गठन कर दिया था, ठीक है, उसको मजबूत बनाना शुरू करा था। चुनाव में इस पार्टी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली और इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे। तो इसमें से बस एक ही क्वेश्चन आएगा और वो ये पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे। शुरुआत तो इसकी 1934 में ही हो गई थी, लेकिन क्या हुआ, 1948 में जब कांग्रेस ने बोला कि भाई अब तुम यहाँ से निकल जाओ, तब उन्होंने बाहर अपनी अलग ही पार्टी उनको बनानी पड़ी, वरना विचारधारा तो पहले ही स्थापित हो चुकी थी। तो यहाँ पे समझ गए, शुरुआत 1934 में हुई, लेकिन जब कांग्रेस ने ऑप्शन नहीं छोड़ा तो उनको मजबूर होकर बाहर निकल के अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना पड़ा। और इसकी विचारधारा क्या थी, ये समाजवाद में विश्वास करते थे, कांग्रेस की आलोचना करते थे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है अमीरों की पार्टी है, कांग्रेस पूंजीपतियों की पार्टी है, कांग्रेस गरीबों की भलाई के लिए काम नहीं करती है, ये इनकी विचारधारा थी। अब इसके सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो बाद में टूट गई, ठीक है, इसमें से कई पार्टी बन गई, जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये इसको टूटकर ही बनाई गई है, ठीक है। अब इसके नेता कौन थे, इसके मेन नेता देखो, जेपी नारायण थे, अशोक मेहता थे, राम मनोहर लोहिया थे। जेपी नारायण को आप आगे पढ़ोगे, पूरा का पूरा चैप्टर है इनके ऊपर। अच्युत पट्टवर्धन जो थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, एस.एम. जोशी, ये इसके कुछ प्रमुख नेता रहे हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी सोशलिस्ट पार्टी। अब चलते हैं हम आगे, कम्युनिस्ट पार्टी को देखते हैं।
सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1920 में कई साम्यवादी समूह जो थे वो उभरे थे और रूस की क्रांति से प्रभावित थे। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, उससे प्रभावित होकर ये कम्युनिस्ट आए थे। और ये जो वामपंथी कम्युनिस्ट हैं ये भारत की लोकतांत्रिक राजनीति पे विश्वास नहीं करते, याद रखें। जो हमारा लोकतंत्र है इसमें ये विश्वास नहीं करते। दुनिया में जहां भी कम्युनिस्ट पार्टी है कहीं लोकतंत्र आपको नहीं दिखेगा, याद रखना। आगे देखो, देश की समस्या का हल साम्यवाद की राह द्वारा करना चाहते थे। ये चाहते थे कि देश की समस्या को हल करना है तो साम्यवादी विचारधारा जो है उसके तहत उसका हल किया जा सकता है। 1935 तक कांग्रेस के दायरे में रहकर इन्होंने काम करा। 1941 के दिसंबर में कांग्रेस से अलग हो गए थे ये। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इसकी विचारधारा देखो, जो आज़ादी मिली थी उसको आज़ादी नहीं मानते थे। इस पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह करा। ये जो नक्सलवादी हैं इन्हीं के गुटों के हैं, वो नक्सलवादियों को भड़काते हैं, ठीक है, देश के खिलाफ, ये सब है। इन्होंने खूब लड़ाई झगड़ा करा। सरकार को सेना के द्वारा इनका आंदोलन दबाना पड़ा। 1951 में इन्होंने जो हिंसक क्रांति का रास्ता था वो छोड़ दिया था और चुनाव लड़ा और 16 सीटें जीती थी इन्होंने, ठीक है। और इनको कहाँ पे समर्थन है? आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार और केरल, यहीं पे इनको समर्थन है। और केरल में इनकी ज़्यादातर सरकारें बनती है, ठीक है, बाकी इनको देश में कहीं समर्थन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं, पार्टी टूट गई थी 1964 में, दो टुकड़े हो गए थे। एक बन गई थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक बन गई थी सीपीआई एम यानी कम्युनिस्ट पार्टी, और ब्रैकेट में एम है, इसका मतलब है मार्क्सवादी। मार्क्सवादी विचारधारा के हैं ये। पार्टी के प्रमुख नेता कौन है? ए गोपालन, ए डांगे, एस नंबूरीपाद, पीसी जोशी, अजय घोष, पीसी सुंदरैया, ये इसके कुछ प्रमुख नेता हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्वतंत्र पार्टी के। ये आपके पेपर में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने करी थी? सी राजगोपालाचारी ने करी थी। विचारधारा क्या है? ये कहीं ना सरकार की, ये एक तरह से आप ये मान लो ये दक्षिणपंथी विचारधारा से हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि सरकार को अर्थव्यवस्था में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, निजी क्षेत्र को छूट देनी चाहिए, कहीं ना कहीं पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति का इन्होंने विरोध करा। इन्होंने बोला कि हमें गुट निरपेक्षता की नीति को नहीं अपनाना चाहिए था, हमें अमेरिका से अपने संबंध बढ़ाने चाहिए था, अमेरिका से दोस्ती रखनी चाहिए थी। सोवियत संघ से दोस्ती का भी विरोध करते हैं। इसके अलावा नेता कौन है? सी राजगोपालाचारी, एम मुंशी, एनजी रंगा, मीनू मसानी, ये इसके कुछ प्रमुख नेता हैं। जनसंघ इंपॉर्टेंट है। जनसंघ आज के समय में जो बीजेपी पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी, वो यहीं से निकली है, ठीक है, बीजेपी यहीं से निकली है। तो देखते हैं जनसंघ की विचारधारा क्या है। इसकी सबसे पहले देखो स्थापना हुई थी 1951 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी। और इसकी विचारधारा क्या है? ये कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत में मिलाकर अखंड भारत बनाओ, ठीक है, पाकिस्तान को नहीं मानते ये। हिंदी को राजभाषा बनाने की बात करते हैं। अल्पसंख्यकों की रियायत का विरोध करते हैं कि जो मुस्लिम हैं, जो जिनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, उनको किसी प्रकार का रियायत नहीं देना चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हैं, ठीक है, और एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति की ये बातें करते हैं। तो ये है जनसंघ। नेता कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक। और समर्थन वाले राज्य कहाँ पे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इसको ज़्यादा समर्थन था। तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। जो मैंने आपको बताया इसमें से, उसमें से ही 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो वो वाले क्वेश्चन भी बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है। बाकी आप चैप्टर को अच्छे से देख के जाओ, नोट्स बना लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।